हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में हमारे पास अगेन बहुत सारी न्यूज़ है। हमारे पास सुजलॉन को लेकर न्यूज़ है, हमारे पास ट्रंप साहब को लेकर न्यूज़ है, क्योंकि सबसे बड़ी न्यूज़ आजकल यही होते हैं वैसे भी। अभी आज एक दोबारा से एक बहुत बड़ा धमाका अभी करने जा रहे हैं अगले कुछ घंटों के अंदर, बताता हूँ क्या। फिर हमारे पास कैफे कॉफी डे को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आई है। फिर सेबी की माधवी बुच मैम के ऊपर एक अच्छी खबर आई है हमारे पास। तो ये आज हमारे पास न्यूज़ हैं। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। अगेन हमारा मेंबरशिप सेक्शन चालू है। अगर आप लोग भी समझना चाहते हैं किसी फंडामेंटल शेयर की पहचान कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, और किसी क्रिप्टो क्रिप्टो प्रोजेक्ट की पहचान कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, तो आप हमारे ज्वाइन सेक्शन को क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आप हमारे साथ फंडामेंटल का एनालिसिस सीख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो आज सबसे पहली कॉर्पोरेट न्यूज़ है वो है ट्रंप साहब को लेकर। शायद आपने सुना हो ना सुना हो, ध्यान से सुनिएगा। अगले कुछ घंटे अगेन पूरे संसार के लिए बड़े खतरनाक हैं। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ट्रंप साहब आज जानते हैं, आज उनके टैरिफ इफेक्टिव हो गए हैं। मेक्सिको के ऊपर 25%, कनाडा के ऊपर 25%, चाइना के ऊपर 10 था, 15 और बढ़ा के 25 कर दिया है। हे भगवान! तो भाई चाहता क्या ये आदमी, मैं भी नहीं जानता। अभी तक तो सबसे ज्यादा जो नुकसान करवा रहा है वो ये यूएस के लोगों का ही करा रहा है। यूएस के लोगों का कैसे? क्यों? क्योंकि जो चीज आप 100 में खरीदते थे अब 125 में आपको खरीदनी पड़ेगी। ये कहता है मैं उनको इनकम टैक्स में रिलीफ दूंगा, जब वो देगा तब देगा। बट अभी तो ये इनकी जेब से जाने ही वाले है ना, क्योंकि कोई देश अपने ऊपर तो लेगा नहीं। फिर इससे फायदा क्या होगा? ये कहता है जी सारी कंपनियों को मैं यूएस में ले आऊंगा। क्या ये पॉसिबल है? रातों रात सारी कंपनियां यूएस में चली जाएं, यूएस एकदम मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। फिर चाइना को तुमने वर्ल्ड की फैक्ट्री बना रखा है, क्या ये पॉसिबल है कि रातों रात चाइना की सारी फैक्ट्रियां तुम्हारे यहाँ शिफ्ट हो जाएं? हाउ इट इज पॉसिबल? फिर ऑयल एंड नेचुरल गैसेस तो मंगवाते हो कनाडा से, मंगवाते भी हो और उनको काफी माल भेजते भी हो, तो फिर कनाडा ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ अनाउंस कर दिया, तो नुकसान यूएस के लोगों को सबसे ज्यादा होने वाला है। ये तो पूरे वर्ल्ड में अनाउंस किया जा रहा है टैरिफ, तो सारा वर्ल्ड इससे डरा हुआ है। बट दिक्कत यह है कि कनाडा उठा के यूरोप को देख लेगा, यूरोप के पास चला जाएगा। मतलब हर देश जो है ना अपना जुगाड़ कर लेगा। कहीं ना कहीं नुकसान जो होगा वो चाइना का होगा, पक्की बात है, और यूएस का होगा, जो अभी तक लग रहा है। बट फिलहाल अभी यहां पे भी इसे चैन नहीं मिली है। ये अगले कुछ घंटों में एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट करने वाला है, जो किसी को नहीं पता कि क्या होने वाली है। इसका इंपैक्ट ये है कि अगर आप डाउ जोन्स में देखें अभी अभी की डेट में लगभग, क्योंकि डाउ जोन्स ओपन है अभी, तो लगभग 1.5% के करीब डाउन है। और ये अभी जब अनाउंसमेंट हुई नहीं है। ही इज गोइंग टू एड्रेस द कांग्रेस सून। अब उसमें क्या अनाउंस हो सकता है नोबडी नोज, बट जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है, जो कि एलन मस्क ने आज हिंट भी दिया है अपने ट्विटर से। वो ये कहा है उन्होंने कि यूएस शुड बी आउट ऑफ द नेटो। अगर नेटो से यूएस आउट हो गया तो मैं कहता हूं ये सदी की शायद सबसे बड़ी घटना होने वाली है। नेटो से यूएस का आउट हो जाना मतलब इस तरीके से आपने पहले यूरोप को कह दिया कि भाई तू मैन्युफैक्चरिंग मत कर डिफेंस की, हम तेरे लिए मैन्युफैक्चरर हैं। वो तुम्हारे ऊपर टिक गए। तुमने उसको कहा हम तेरी रक्षा करेंगे, वो तुम्हारे ऊपर टिक गया रशिया जैसे शत्रु के खिलाफ। आज अचानक से तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, वो बेचारा बीच में अधर में लटक गया, पूरा का पूरा यूरोप। भाई साहब यूरोप के पक्की बात है, क्योंकि यूरोप ने जेलेंस्की को सपोर्ट करने की कोशिश की है। जब ट्रंप से उसने डांट खाई तो सीधा स्टारमर की गोद में जाके बैठ गया, और स्टारमर यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भी उसे गोद में रख के प्यार किया और कहा रुक जा, तू हमारा बेबी है, हम तेरा ध्यान रखेंगे। ट्रंप ने कहा अच्छा तू ध्यान रखेगा, पहले तू अपना रख, मैं नेटो से ही आउट हो रहा हूं। जो मुझे लग रहा है आज रात को ये अनाउंसमेंट आने वाली है, और अगर आ गई अनाउंसमेंट तो यूरोप बिल्कुल अपाहिज हो जाएगा, बिल्कुल अपाहिज। क्या कहूं, मतलब कल को रशिया छोटी मोटी कंट्रीज को तो वैसे ही खा सकता है, बिल्कुल आराम से ले जाएगा रशिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन वनीला एकदम रशिया के लिए राह रख दी है ट्रंप ने कि ले 2-4 तो खा जा भाई तू। और रशिया के साथ डील होने वाली है, किस चीज की? जो मिनरल डील यूक्रेन नहीं दे रहा वो रशिया देने वाला है। ये हो क्या रहा है, वर्ल्ड सिनेरियो इस टाइम बहुत इंटरेस्टिंग हुआ पड़ा है। मगर
अगर कोई उल्टा सीधा डिसीजन दे दिया इसने, जो जिसके चांसेस हैं पूरे, तो ये कल हमारी मार्केट भी गिरवाएगा। हम तो बेफालतू में गिरी जा रहे हैं, हमारा लेना एक ना देना दो, ना हमारे ऊपर टैरिफ लगाने वाला है वो, ना हम उससे पंगा लेने वाले हैं। हम उसके साथ, उसके हाथ में हाथ डाल के खड़े हुए हैं साथ में, चिंता मत कर भाई, भाई भाई हैं दोनों, भाई भाई, कोई पंगा हमारा चल नहीं रहा। मगर फिर भी वर्ल्ड गिरने के कारण हम फ्री फंड में गिरी जा रहे हैं। इन शेयर होल्डर्स के चेहरे देखो, कोई जो इंडिया में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, क्यों दुख दर्द है कि नहीं? यहां पर मेरे भी है, मैं कैसे छुपाऊं। अच्छा खासा गेन पूरे साल का था जो कि हिल गया पूरे का पूरा, बट क्या कर सकते हैं, ये ट्रंप है बाबू, ये ट्रंप है, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आई है माधोपुरी बुच मैम को लेकर, एंड मैंने कल भी कहा था कि भाई भगवान जानता है कि एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है। मुझे तो, मेरी तो समझ से ही बाहर था कि भाई 94 की एक घटना, जिनको नहीं पता वो प्लीज सुन लीजिएगा, मेरी क्लिपिंग कल ही यूट्यूब चैनल पे मैंने दी थी। 1994 में एक कंपनी पब्लिक इशू लेके आई, 2010 में उसने फ्रॉड किया, 2011 में उसके अगेंस्ट एक्शन शुरू हुआ, 2018 के अंदर उसे लिक्विडेट कर दिया गया कंपनी को, एक शेयर होल्डर का उस प्रोसेस में नुकसान हुआ। 2022 में माधवी बुच ने ज्वाइन किया। वो शेयर होल्डर कहता है तुमने 2022 से 2025 में क्यों कुछ नहीं किया, मुझे और क्यों नहीं दिलवाया, मुझे और पेनल्टी कंपनसेशन दिलवाना था, इसलिए केस कर दिया एफआईआर। और हैरानी की बात थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस को रजिस्टर्ड कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा भाई रुक जाओ, ऐसे रुक जाओ, ये केस तो मेरी समझ से भी बाहर है, इसलिए कल की हियरिंग की डेट दोबारा रखी है और रोक लगा दी गई है किसी भी एफआईआर पे रजिस्टर्ड होने से। वाओ, अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बिन सिर पैर का। अच्छा, कल मैंने क्लिपिंग बनाई ना, कल कह रहे हैं, कल कई वो लिख रहे थे, कई तड़पती आत्माएं होती हैं जिन्हें कुछ लेना देना नहीं है, एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं आप बीजेपी के भक्त हैं। मेरे को पूरी प्रोसेस में ये समझ नहीं आया कि मैंने तो बीजेपी का नाम ही नहीं लिया, कहीं दूर दूर तक बीजेपी है ही नहीं। माधवी बुच जो कि एक्स सेबी चीफ थी, बीजेपी से कोई नाता नहीं, या बीजेपी कहां से आ गई यार, ये हो क्या रहा है? मतलब जीवन में मैं मानता हूं कई ऐसे फ्रस्ट्रेटेड भरे पड़े हैं, कई ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि उन्हें निकालनी होती है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, तो वो कहते हैं चल यार जिसकी सुन रहे हैं क्लिपिंग उसी पे निकाल देते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस फ्रस्ट्रेशन को लेने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं। बट आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, ज्ञान में वृद्धि कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है रादर देन इन छोटी छोटी बातों के। अपने आप को ना भारतीय फील करना शुरू करो। कोई बिजनेस बढ़ता है, भारतीय फील करना शुरू करो रादर देन बीजेपी कांग्रेस। इन छोटी सोचों से बाहर निकलो, अपने आप को प्राउड फील करो भारतीय होने के नाते। समझ आई बात? ये छोटी छोटी पार्टियां आती जाती रहेंगी, ये आज हैं कल नहीं है, बट भारत कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो अपने आप को भारतीय समझ के गर्व महसूस करना शुरू करो रादर देन तू बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, तू इसका, मैं उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एनसीएलटी डिसमिसेस द डेलॉइट हॉस्किन। डेलॉइट को लेकर कुछ अच्छी खबर आज नहीं आई है। मैं कहानी सुनाता हूं। हुआ क्या था कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी थी भारत में, और इस कंपनी में एक फ्रॉड हुआ था। इन्होंने ना मेजर फंडिंग रियल एस्टेट को की थी, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी का रूल बुक होती है उसमें लिखा था 5% से ज्यादा फंडिंग रियल एस्टेट को नहीं होती और हो सकती, और यही आरबीआई की गाइडलाइंस भी कहती है। बट कंपनी ने रियल एस्टेट को ज्यादा फंडिंग की। कंपनी का ऑडिटर थे डेलॉइट, जिन्होंने इस चीज के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं की थी। अब रिपोर्टिंग नहीं की, जैसे ये फ्रॉड सामने आया, डेलॉइट ने रिजाइन कर दिया। अब भारत में कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा है कि जिस कंपनी में फ्रॉड होगा हम उसके ऑडिटर को पकड़ेंगे। डेलॉइट ने कहा आप हमें पकड़ नहीं सकते क्योंकि हम तो ऑडिटर हैं नहीं, हम तो रिजाइन कर चुके हैं। उन्होंने इस क्लॉज का फायदा उठाने की कोशिश की। खैर, सरकार ने ये इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी एसएफआईओ को दे दी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये क्या होता है, जैसे भारत की रॉ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे सीबीआई है, वैसे जितने आर्थिक अपराध होते हैं उनको जांचने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त संस्था है जिसे एसएफआईओ कहते हैं। मैंने जबरदस्त वर्ड तो यूज कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कभी किसी मेजर केस में अभी तक डिसीजन दिलवाया नहीं है, ये दिक्कत है भाई। तो हुआ क्या, एसएफआईओ ने पहली रिपोर्ट प्रेजेंट की थी 700 पेजेस की, जिसके अंदर डेलॉइट का नाम तक नहीं था। अब कोर्ट ने कहा भाई जब डेलॉइट का नाम तक नहीं है और जबकि सामने नजर आ रहा है कि डेलॉइट के एंगल से कुछ ऑडिटर्स ने, उनके जो कंसर्न ऑडिटर थे, उन्होंने गड़बड़ की है कि पकड़ नहीं पाए,
बट 700 पेजेस की रिपोर्ट में डेलॉइट का नाम ही नहीं था, तो जज ने काम भी क्या कर सकते हैं, खत्म केस। बट अब एक सेकंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी दोबारा प्रेजेंट हुई है। अब डेलॉइट ने उस रिपोर्ट के खिलाफ कहा है कि यार ये रिपोर्ट अब लीगली एडमिसिबल नहीं है, एक रिपोर्ट तो पेश हो चुकी है, तो अब ये रिपोर्ट जो है एडमिसिबल नहीं है। बट एनसीएलएटी ने डेलॉइट की इस पिटीशन को रिजेक्ट किया है और एसएफआईओ की इस रिपोर्ट को एडमिट कर दिया है। अब अगर एडमिट किया है तो रिपोर्ट को गो थ्रू किया जाएगा, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, अभी नहीं पता। बट जब एनसीएलएटी इसे गो थ्रू करने के बाद फैक्ट्स पकड़ेगा तो पता लगेगा कि कंपनी के कर्ता धर्ता कितने दोषी हैं और कंपनी के ऑडिटर यानी कि डेलॉइट कितने दोषी हैं। मुझे लगता है डेलॉइट के कुछ ऑडिटर्स पे गाज गिरने की पूरी संभावना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी अगली स्टोरी है कैफे डे को लेके, कैफे कॉफी डे, जिसके बारे में अगेन मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कंपनी जो है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इंसॉल्वेंसी की पिटीशन दोबारा शुरू हो गई थी, इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही दोबारा शुरू हो चुकी थी। इंसॉल्वेंसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एनसीएलएटी को, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल को, ये एक स्पेशल कोर्ट्स होते हैं और इनमें सबसे नीचे आता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और उसके ऊपर एपेलेट अथॉरिटी होती है कॉल्ड एज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी को इस इंसॉल्वेंसी पिटीशन को जल्दी से डिक्लेयर करने को कहा था, एक डेडलाइन दी थी 21 फरवरी। एनसीएलएटी तब तक ये पिटीशन पे डिसीजन नहीं ले पाए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की पिटीशन को रिज्यूम कर दिया जाए, कंपनी की इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दिया जाए। मैंने पिछली क्लिपिंग में सारा सिनेरियो कवर किया था। तो अब हुआ क्या कि एनसीएलएटी जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन थी तब तक तो इस पिटीशन पर डिसीजन नहीं ले पाया, बट उन्होंने रिसेंटली 2 दिन पहले डिसीजन लिया है कि हम कैफे डे के खिलाफ फाइल हुई एप्लीकेशन, जो आईडीबीआई की एप्लीकेशन है, उसे रिजेक्ट करते हैं, उसे क्वैश करते हैं, कैंसिल करते हैं। अब इसका फायदा किसको मिला? कैफे डे को। पिछले 2 दिन में कंपनी का शेयर लगातार 20% के सर्किट के ऊपर चल रहा है आज के डेट में, क्योंकि कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल हो गई है। ये और बात है कि अब आईडीबीआई जो है वो इस पिटीशन के खिलाफ आगे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, बट एनसीएलएटी में पिटीशन रिजेक्ट हुई है तो फिर चांसेस काफी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं आईडीबीआई का पॉइंट ऑफ व्यू वीक होगा और सुप्रीम कोर्ट भी कंपनी को बचा लेगा। वैसे कंपनी है कौन सी, अगर आपने सुना हो तो कर्नाटका के रहने वाले सिद्धार्थ जी हुआ करते थे, जिनकी ये कंपनी थी और इनके मरने के बाद इनकी वाइफ ने इस कंपनी को चलाया था। आज का मेरा सवाल है कि इनकी वाइफ का नाम बताइए और ये किनकी बेटी हैं ये भी बताइए। मैं बता देता हूं, ये जिनकी बेटी हैं वो कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अपने जमाने के सबसे ईमानदार चीफ मिनिस्टर्स में गिने जाते थे। ये कांग्रेस के थे। ठीक है, चलें आगे। भारत इंपॉर्टेंट है, पार्टी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो कैफे कॉफी डे के लिए अच्छी खबर है। आज का सवाल है कि आपको कैफे कॉफी डे की मालकिन सिद्धार्थ जी की वाइफ, क्योंकि सिद्धार्थ जी तो सुसाइड कमिट कर चुके थे, जिस स्टोरी को मैंने कवर किया था पहले भी, अब इनकी वाइफ का नाम क्या है जो आज की डेट में से मैनेज करती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, अगली खबर भारत की विंड एनर्जी की सबसे बड़ी कंपनी सुजलॉन को लेकर। मुझे लगता है सुजलॉन के न्यूज का ना सब इंतजार करते हैं कि जैसे ही सुजलॉन का नाम आ जाता है किसी यूट्यूब क्लिपिंग में, उस यूट्यूब क्लिपिंग को हजारों व्यूज वैसे ही मिलना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो लगे हुए हैं इस कंपनी में बहुत ज्यादा हैं। ये भारत की विंड एनर्जी की सबसे बड़ी कंपनी विद द मार्केट शेयर ऑफ 32% मार्केट शेयर है और इस कंपनी के शेयर ने पिछले 1 साल के अंदर शेयर होल्डर्स को 800% तक का रिटर्न दिया है। तो इसलिए काफी शेयर होल्डर इसमें इन्वेस्टेड हैं। बेचारे इसकी हर खबर को सुनने के लिए कान तरसते हैं कि यार क्या खबर आ गई। खबर अच्छी है, बुरी नहीं है। कंपनी को एक बहुत मेजर ऑर्डर आज एक और मिला है, 207 मेगावाट का ये ऑर्डर है और कंपनी की ऑर्डर बुक मिला के 5.9 गीगावाट हो चुकी है। मतलब कंपनी के पास आगे लगभग 4 साल के ऑर्डर आज ही हैं, क्योंकि कंपनी 1 साल में लगभग 1.7 गीगावाट ही कंप्लीट कर पाती है और 5.9 की कैपेसिटी है। मतलब 3 साल से ऊपर, 3.5 साल से ऊपर के कंपनी के पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। तो ये और कंपनी एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी से कर रही है। कंपनी का इतिहास में कंपनी के पास कभी इतनी ऑर्डर बुक नहीं आई है जितनी आज की डेट में है। तो बहुत अच्छी न्यूज मानी जाएगी सुजलॉन एनर्जी को लेकर, और ये रिपीटेटिव ऑर्डर हैं, ये इसके लिए और ज्यादा अच्छी बात है। अब कई लोग कह सकते हैं कि सर शेयर गिर क्यों रहा है। अगेन मार्केट ही गिर रही है,
शेयर अकेला थोड़े ना गिर रहा है, पूरी मार्केट ही गिर रही है। तो ये एक्चुअल में ना मैंने कई बार बताया कि ये अगेन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हम केवल न्यूज का एनालिसिस करने का काम करते हैं। प्लीज मेक श्योर, ध्यान रखना, आप इन्वेस्टर अगर होते हैं ना तो एक शेयर में प्रॉफिट बुकिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है कि जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जब निकलते हैं तो फिर वो डर का माहौल क्रिएट करके निकलते हैं कि ओहो बस हो गया काम, ऐसा डर पैदा किया जाता है। जब वो निकल जाते हैं उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर निकलना शुरू करते हैं। अब जब रिटेल इन्वेस्टर निकलना शुरू करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके एफआईआई डीआईआई वहां पर एंट्री करना शुरू करते हैं, या बड़े बड़े इन्वेस्टर एंट्री करना शुरू करते हैं। इस ट्रैप में आपको फंसाया जाता है। जब वो निकलते हैं तो आपको उससे नीचे के दाम पे निकलने का मौका मिलता है, क्योंकि आप उनकी पहचान नहीं कर पाते कि क्यों निकल रहे हैं। जब वो एंटर करते हैं तो आपको पता नहीं लग सकता कि उन्होंने एंट्री कर ली है धीरे धीरे करके, और उससे ऊपर के दामों पर आप एंट्री करते हैं। तो एक रिटेल भोला वाला इन्वेस्टर इसी चक्करों में ज्यादा कमा नहीं पाता। तो इसलिए अगर आप कभी अच्छी कंपनी में लगाते हैं, मैं अगेन नॉलेज दे रहा हूं, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन या सुजलॉन के बारे में नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अपना कभी पैसा लगाएं तो उस पैसे कंपनी के ऊपर विश्वास करिए और विश्वास करके शांत बैठ जाइए, क्योंकि आपने कंपनी के ग्रोथ पे पैसा लगाया है तो लेट इट ग्रो। और अगर ऐसा हो कि पूरी मार्केट गिर रही हो, मार्केट इंटैक्ट हो, मार्केट बढ़ रही हो, कंपनी गिर रही हो, तो इसका मतलब आपकी कंपनी में दिक्कत है। इसी सीरीज में कल मैं एक कंपनी का एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा। कल एक कंपनी है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड, कल हम उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और भी किसी कंपनी का आप एनालिसिस करवाना चाहते हो मुझसे तो मुझे बता दीजिएगा, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। जैसे मेरे पास पिछली क्लिपिंग पे कमेंट आए थे बहुत सारे टेरल पे, TARIL, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। मैं बीएससी के बाद टेरल के ऊपर आपको एक क्लिप बना के दूंगा। और भी किसी कंपनी के ऊपर आप करवाना चाहते हो तो प्लीज लिख दीजिएगा, हम उसका एनालिसिस करके उसके लेटेस्ट अपडेट आपके साथ सामने रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप आई होप आपको ये बहुत अच्छी क्लिपिंग लगी होगी। और मैंने एक सवाल पूछा है आज, कैफे कॉफी डे की मालकिन का नाम, तो आज प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।